हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार। तो उस टॉपिक में हमने आपसे चर्चा किया था राजा राम मोहन राय के विषय में, आर्य समाज के विषय में चर्चा हुई थी, स्वामी विवेकानंद के विषय में चर्चा हुई थी और ये बताया था इनका समाज सुधार में क्या क्या भूमिका रही थी। तो आइए उस कड़ी में हम लोग प्रार्थना समाज के विषय में चर्चा करते हैं। ये प्रार्थना समाज मूलतः जो है महाराष्ट्र क्षेत्र में था ये संगठन, और ये प्रार्थना समाज का जो गठन हुआ था वो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुआ था। केशव चंद्र सेन, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में आपसे चर्चा किया था, ये ब्रह्म समाजी थे। बाद में क्या करते, इन्हीं के प्रेरणा से, केशव चंद्र की प्रेरणा से रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। मित्रों, कभी कभी क्या होता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक के विषय में पूछा जाता है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक के विषय में अगर रनाडे और आत्माराम पांडुरंग केशव चंद्र अगर आते हैं, तीनों नाम दिया जाता है, तो आपको विकल्प में केशव चंद्र सेन ही विकल्प सही करना, इसको ध्यान रखिएगा। तो आइए केशव चंद्र की प्रेरणा से रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। इन्हीं रनाडे को जो है सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। जैसा कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। पिछले क्लास में चर्चा किए थे, स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता कहा जाता था। उसी प्रकार से प्रार्थना समय ये जो रनाडे थे, इनको सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था। और इनकी भूमिका महाराष्ट्र में समाज सुधार के विषय में बहुत बड़ी भूमिका थी, बहुत बढ़ चढ़ करके इनकी भूमिका थी वहां पर। फिर इन्होंने जो है 1870 में सार्वजनिक समाज की स्थापना की थी। अपनी मेधा शक्ति के कारण, इनकी समाज सेवा में बहुत ज्यादा योगदान और इनकी तीक्ष्ण बुद्धि, मेधा शक्ति के कारण इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि महाराष्ट्र के सुकरात की पदवी किसको दी गई थी, तो महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। फिर इन्होंने जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर राजा राम मोहन राय की तरह भी जो है समाज सुधार में, जैसे विधवा विवाह हो गया, बाल विवाह हो गया, सजातीय विवाह हो गया, स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा का ये विरोध करते रहे। मतलब फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, विधवा विवाह को ये भी नहीं मानते थे, बाल विवाह को नहीं मानते थे। ये सब क्या था, ये सब समाज की कुरीतियां थी। उसके बाद सजातीय विवाह, ऐसा नहीं था कि सजातीय विवाह करना जरूरी हो, अंतरजातीय विवाह को भी ये प्रोत्साहन देते थे। तो मतलब इनका सजातीय विवाह का भी विरोध करते थे, कहते थे कि अंतरजातीय विवाह भी आप लोग कर सकते हैं। स्त्रियों की शिक्षा के बहुत बड़े हिमायती थे, इसलिए उनका जो है जो स्त्री शिक्षा का उपेक्षा होता था उसका विरोध करते थे। उसके बाद आता है वेद समाज। वेद समाज ये भी जो है प्रार्थना समाज के ही पद चिन्हों पर ये भी समाज गठित होता है दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में मद्रास क्षेत्र में वेद समाज का गठन होता है, संस्था बनाई जाती है। इसको दक्षिण का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। वेद समाज को दक्षिण का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। और इसके जो संस्थापक थे के श्रीधरलू नायडू थे। इसके संस्थापक कौन थे? के श्रीधरलू नायडू। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। वेद समाज के संस्थापक कौन थे? उसके बाद अगला जो है यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में गठित किया गया था। और यंग बंगाल आंदोलन के जो संस्थापक थे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक जो है विदेशी थे, और ये कौन थे? हेनरी विवियन डिरेजियो। हेनरी विवियन डिरेजियो थे। और इनके विषय में हम बता दें, इनका भारत में जो आगमन होता है वो 1830 ईस्वी में होता है। एक घड़ी साज के रूप में भारत में आते हैं। बाद में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में शिक्षक के रूप में नौकरी करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इनका जो है जितने भी धर्म है उसकी जो सत्य, हर धर्मों में जो सत्य की बात होती है, इनका कहने का मतलब यह है कि ये सत्य के साथ जीना, सत्य के साथ मरना, मतलब ये सत्य पे बहुत ज्यादा जोर देते थे। इसी कारण से इनको जो है इनकी तुलना सुकरात से की जाती थी। ये एक प्रकार से इनको कह सकते हैं आप दार्शनिक भी हैं।
इनकी तुलना जो है सुकरात से की जाती थी। और इनका जो मुख्य मुद्दा था, इनके 2-3 मुद्दे थे। मुख्य मुद्दा यह था कि ये प्रेस की स्वतंत्रता के हिमायती थे। ये प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते थे। पहले क्या था, तमामों प्रकार के प्रतिबंध, जैसे हमने आपको प्रेस की आजादी के विषय में बताया था, तमामों प्रकार के प्रतिबंध लगते थे। सरकार के खिलाफ अगर आप कोई रिपोर्टिंग करेंगे तो उस पर सेंसर बैठा दिया जाता था। तो इस प्रकार से प्रेस के जो है स्वतंत्रता के समर्थक थे। दूसरा इनका जो मुद्दा था, जो जमींदारों द्वारा रैयतों पे अत्याचार किया जाता था, उसकी ये खिलाफत करते थे। और तीसरा इनका जो प्रमुख मुद्दा था कि सरकारी सेवाओं में जो उच्च पद थे उसमें भारतीयों को रोजगार दिलाना। पहले क्या था कि सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पे भारतीयों को जो है मतलब बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, उनको केवल छोटे पदों पे ही प्राथमिकता दी जाती थी। तो इसका ये विरोध करते थे। उसके बाद आइए, इन्होंने कुछ संगठन स्थापित किए थे। इनके प्रमुख संगठन है एकेडमिक एसोसिएशन। ये देखिए, एकेडमिक एसोसिएशन एक संस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनका संस्था है सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जर्नल नॉलेज। ये बहुत महत्वपूर्ण इनका संस्था है। क्या है? सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जर्नल नॉलेज। फिर उन्होंने कुछ संस्थान भी खोले थे। आइए उस संस्थान के विषय में चर्चा कर देते हैं। इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां से परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या था? एक एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन था। ये देखिए, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन था। दूसरा क्या था? बंग हित सभा। पूछा जाता है परीक्षा में कि बंग हित सभा का गठन किसने किया था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। तो बंग हित सभा हो गया। और एक इनका बहुत महत्वपूर्ण है डिबेटिंग क्लब। ये देखिए, डिबेटिंग क्लब भी संस्था इन्होंने स्थापित की थी। कभी कभी कूट मिलाने के लिए ऐसे पूछ लिया जाता है, एक तरफ डिबेटिंग क्लब दे देंगे और भी 2-3 संस्थाओं का नाम दे देंगे, पूछेगा कि जो है डिबेटिंग क्लब किससे संबंधित थे, तो हेनरी विवियन डेरोजियो। मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं चूंकि ये सब परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग जो है थियोसोफिकल सोसाइटी के विषय में चर्चा करते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी क्या है? देखिए, इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में होती है। और 1875 में कहां होती है? न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना होती है। और इसके जो पहले संस्थापक थे वो थे मैडम ब्लावस्की और कर्नल अल्काट। ये देखिए, कर्नल अल्काट ये इसके संस्थापक थे। इनका भी वही काम था कि हिंदू धर्म को विश्व का, इन्होंने क्या कहा कि हिंदू धर्म के विषय में इनका मानना था कि यह विश्व का सर्वोच्च धर्म है। और इनका यह था कि सबसे गूढ़ धर्म है। और इसमें इन्होंने ये कहा कि इस धर्म में आध्यात्मिकता अपने उच्च स्तर पर है। तो ये इनका यही काम था कि भारत की जो प्राच्य विद्या थी उसका अध्ययन करना, उसके सत्य की चीजों को खोजना, ये थियोसोफिकल सोसाइटी का काम था। बाद में होता क्या है इसमें, ये हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म का ये ज्यादा समर्थन करते थे। जो हिंदू धर्म में ये तीनों पॉइंट है, आध्यात्मिक दर्शन, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत, इस संस्था का इसमें बहुत ज्यादा विश्वास था। उसके बाद 1882 ईस्वी में भारत में इसका मुख्यालय जो बनाया गया, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, वो अडयार में बनाया गया। अडयार कहां पड़ता है? अडयार मद्रास में पड़ता है। मद्रास के अडयार में 1882 ईस्वी में इसका अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय बनाया जाता है। उसके बाद सन 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट इस संस्था से जुड़ती हैं। ये भी एक प्रकार की समाज सेविका थी। बाद में इनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जैसे होम रूल लीग आंदोलन में एनी बेसेंट का बहुत ज्यादा योगदान रहा। फिर ये कांग्रेस की अध्यक्षा भी अपने समय में बनी जो है। तो ये देखिए, 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट इसकी सदस्यता ग्रहण करती हैं। फिर एनी बेसेंट का जो भारत में आगमन होता है वो 1893 ईस्वी में होता है। 1893 में जो है ये भारत आती हैं। अब फिर इन्होंने वही, इसको एनी बेसेंट ने भी कहा कि यह सर्वाधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक दर्शन है। एनी बेसेंट का भी मानना था हिंदू धर्म सर्वाधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक दर्शन है। यह हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। उसके बाद जो है एक नई संस्था है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी
ये 1905 में संस्था का गठन हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे इसके संस्थापक। ये सब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दें। गोपाल कृष्ण गोखले जो है सन 1905 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। 1905 ईस्वी में एक कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। इनको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और जो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस का, जिसमें ये अध्यक्ष बनाए गए थे, वो कांग्रेस का 21वां अधिवेशन है। आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनाए गए थे और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अब आइए हम अगला देखते हैं, देव समाज के विषय में चर्चा करते हैं। देव समाज का जो गठन हुआ था 1887 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद इसके जो संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री थे। इसके संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। इस संस्था की स्थापना आगरा में की गई थी। देव समाज की स्थापना आगरा में की गई थी। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो शिव नारायण अग्निहोत्री थे, पहले ये ब्रह्म समाजी थे, फिर बाद में ब्रह्म समाज से अलग होकर के इन्होंने देव समाज की स्थापना की थी। और ये मूलतः जो है जो देव समाज गठित किया गया था, इसका जो मुख्यालय था या ये संस्था जहां गठित की गई थी, ये मूल रूप से लाहौर में गठित की गई थी। ये भी पूछा जाता है कि देव समाज कहां गठित की गई थी, तो लाहौर में की गई थी। उसके बाद इन्होंने एक पुस्तक छापी थी जिसका नाम था देव शास्त्र। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देव शास्त्र इस पुस्तक का नाम था। फिर आते हम लोग सत्य शोधक समाज की बात करते हैं। सत्य शोधक समाज की भी सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा भूमिका थी। ये भी जो है ब्राह्मणों के पाखंडों का विरोध करते थे। मंदिर में पहले जो छोटे वर्ग, मान लीजिए जो दलित वर्ग थे, जिनका जाने पर प्रतिबंध था, उसका ये बहुत ज्यादा विरोध किए थे। और उनको जो इन्हीं के प्रयास से जो है उनको मंदिरों में प्रवेश की अनुमति भी मिली थी। तो उस क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में होती है। और इसके संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आप लोग जानते ही होंगे। इनका जन्म जो है माली के घर में 1827 ईस्वी में हुआ था, माली के घर में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इनकी पुस्तक बहुत पूछी जाती है, गुलामगिरी। तो इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी गुलामगिरी। ये सब जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है मैं आपको बता रही, ये सब परीक्षाओं में पूछा जाता है। खास तौर से जो है समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपीएससी में यहां से प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद आता है एक धर्म सभा। इसी समाज सुधार के क्षेत्र में जो है बहुत ऐसे, अभी हमने आपसे चर्चा किया था कि जितने भी समाज सुधारक रहे थे, वो भारत में जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो कुरीतियां रही थी उनको जो है दूर करने का प्रयास किया, लोगों को जागरूक किया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो इन कुरीतियों को बदलाव में विश्वास नहीं करते थे। उसमें एक जैसे राधाकांत देव का नाम आता है। ये मूलतः जो है पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। उन्होंने एक संस्था गठित की थी, धर्म सभा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1830 ईस्वी में। देखिए 1830 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। राधाकांत देव इसके संस्थापक थे। इन्होंने ये रूढ़िवादिता का समर्थन करते थे। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जो सती प्रथा का विरोध हो रहा था, जैसा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बहुत बड़ी भूमिका रही है, राजा राम मोहन राय की बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो ये उसका विरोध करते थे और ये सती प्रथा का समर्थन करते थे। उसके बाद अगली कड़ी में आते हैं राधा स्वामी सत्संग। ये भी जो है जो बनाया गया था, ये इसकी स्थापना जो है 1861 में आगरा में हुआ था। राधा स्वामी सत्संग की जो स्थापना हुई थी ये आगरा में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे तुलसीराम थे। इसके संस्थापक तुलसीराम थे। और ये मूलतः जो है एक बैंकर थे, बैंक में कर्मचारी थे ये। बाद में जो है इनका नाम जो है शिवदयाल साहब पड़ा। ये शिवदयाल साहब के नाम से भी जाने जाते थे। उसके बाद इनका जो मत था, ये एक ही गुरु एक ही परमेश्वर को मानते थे। इनकी जो विचारधारा था कि एक गुरु होता है, एक परमेश्वर होता है। अभी हमने आपको थोड़ी देर, मैं करेक्शन कर दे रहा हूं कि मैं थोड़ी देर पहले आपको देव समाज के विषय में बताया था, चर्चा किया था कि इसकी स्थापना आगरा में हुई थी। आगरा में न होकर के इसकी स्थापना जो है लाहौर में हुई थी। तो थोड़ी सी त्रुटि हुई थी, तो उसको सुधार मैं कर लिया हूं। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा।
फिर उसके बाद राधा स्वामी सत्संग के विषय में आपसे चर्चा कर दिए। कुछ और पॉइंट है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी भी हम चर्चा कर दे रहे हैं। जैसे कि गोपाल हरि देशमुख बहुत ही बड़े समाज सुधारक ये भी थे। गोपाल हरि देशमुख भी, इनका जन्म 1823 में हुआ था और 1892 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी, इनसे भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। गोपाल हरि देशमुख का जो उपनाम था वो लोकहितवादी था। ये लोकहितवादी के नाम से भी जाने जाते थे। ये भी महाराष्ट्र के ही समाज सुधारक थे। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो महाराष्ट्र का क्षेत्र था। ये पेशे से न्यायाधीश थे गोपाल हरि देशमुख, और 1880 के गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये पूछा जाता है कि गोपाल हरि देशमुख गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य थे कि नहीं। तो ये 1880 में गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य भी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह। तो पूछा जाता है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया। तो विष्णु परशुराम शास्त्री, जिनको विष्णु पंडित के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के समर्थक कौन थे, या विधवा पुनर्विवाह को किसने जो है आगे बढ़ाया। तो विष्णु परशुराम शास्त्री थे। फिर इन्हीं के ही प्रयासों से जो है ये 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी। इसी विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने संस्था इन्होंने बनाया था, वो 1850 ईस्वी में, जिसका नाम था विडो रीमैरिज एसोसिएशन। इसको ध्यान से सुनिएगा, स्थापना की थी और विधवा पुनर्विवाह इन्होंने आंदोलन भी चलाया था। अब आइए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करते हैं, बहराम जी मालावरी। इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। इनका जन्म जो है बड़ौदा के पारसी परिवार में हुआ था, और इनका ये बाल विवाह के खिलाफ थे और विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया था। तो ये बाल विवाह के खिलाफ ये भी थे और विधवा विवाह का इन्होंने भी समर्थन किया था। इन्हीं के प्रयासों से 1891 ईस्वी में सम्मत आयु अधिनियम पारित हुआ था। तो पूछा जाता है कि सम्मत आयु अधिनियम कब पारित हुआ था। 1891 ईस्वी में हुआ था। किसके प्रयास से हुआ था। तो बहराम जी एम बालाबारी के प्रयास से हुआ था। एक और भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जिसके विषय में चर्चा कर दे रहे हैं, उनका नाम है ईश्वर चंद विद्यासागर। इनका भी समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था। इनके विषय में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा केंद्रित है, मैं उसी के विषय में चर्चा कर रहा हूं। जहां से प्रश्न आने की संभावना है, कुछ नए विद्यार्थियों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो देखें, उनको भी फायदा होगा। आगे से हम फाउंडेशन कोर्स इतिहास का प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसकी जल्द से जल्द सूचना उनको दे दी जाएगी। तो आइए ईश्वरचंद विद्यासागर के विषय में चर्चा करते हैं। ये कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के जो है प्राचार्य थे ईश्वरचंद विद्यासागर। इन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया था। फिर इन्होंने ये तर्क दिया था कि विधवा विवाह जायज है, वेदों में भी ऐसी बात कही गई है, विधवाओं के विवाह के लिए हुआ है। तो इन्होंने विधवा विवाह को भी जायज माना है, और इन्हीं के प्रयास से 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका डेट पूछा जाता है, डेट आप लोग फिर से ध्यान दे दीजिए। 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। इस प्रकार से ये टॉपिक खत्म होता है। जितनी भी चीजें मैंने बताया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप लोग बार बार ध्यान दीजिएगा। देखिएगा परीक्षा जब होगी तो यहां से क्वेश्चन आपको 90% उम्मीद है कि यहां से क्वेश्चन आपको मिलने के चांस है। धन्यवाद।